हेलो स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर क्लास 12th का छठा अध्याय फसलों उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीरियल क्रॉप्स में धान की खेती या चावल की खेती। इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा एल। ये लीनियस इसका वर्गीकरण करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसके आगे एल लगा हुआ होता है, यानी इसका वनस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। कुल इसका पोएसी। अब इसका अपन यदि महत्व देखते हैं तो खाद्यान्न की दृष्टि से भारत में खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें स्टार्च की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है और इसका उपयोग हम कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट 77 to 79% होती है। और धान के पुआल का उपयोग कांच और अन्य टूटने वाले सामान की पैकिंग करने में होता है। देखो, पुआल किसको कहते हैं कि जहाँ इसमें जो चावल की भूसी होती है और उससे अपन पैकिंग करने के लिए इसके जो टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, उसमें सामानों की पैकिंग करने के लिए, जिस कांच के सामान है, ऐसे जो टूटने वाले सामान होते हैं उनके पैकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में वैदिक काल में भी विभिन्न धार्मिक उत्सवों में चावल का विशेष प्रयोग किया जाता है। धान की उत्पत्ति के स्थान के बारे में अलग अलग मत है। जैसे चीन भी माना जाता है और भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया भी इसकी उत्पत्ति स्थान मानते हैं। और राजस्थान में धान की खेती कोटा, उदयपुर खंड और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में की जाती है। जलवायु की दृष्टि से हम देखते हैं तो धान की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की फसल 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और पकने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है, अनुकूल रहता है। अब अपन पढ़ते हैं इसमें मृदा के बारे में। तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी उर्वरता वाली समतल अच्छे जल धारण क्षमता वाली मटियार चिकनी मिट्टी और दोमट मृदाएं उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है, यह आपको याद रखना है। अब खेती की तैयारी के लिए हमें क्या करना होता है कि फील्ड प्रिपरेशन में अपने को सबसे पहले 2 प्रकार से इसकी तैयारी की जाती है बुआई के समय में। एक तो खेत में सीधी बुआई के लिए, यानी धान की फसल के लिए खेत में एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं और 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर या देसी हल से करते हैं। बुआई से 15 दिन पूर्व सिंचाई करते हैं और बाद में 5-7 दिन बाद में जो भी खरपतवार होते हैं वो उगाते हैं और उसके बाद 2-3 बार हैरो चलाकर फिर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेते हैं और फिर इसमें सीधी बुआई कर दी जाती है। धान की बुआई की दूसरी विधि होती है जिसमें उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। धान की इस विधि को अपनाया जाता है जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। खेत में 20 से 25 टन सड़ी गली गोबर की खाद और अपन चाहे तो जीवांश खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से जुताई कर उसमें भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इसकी उन्नत किस्में राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रचलित और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त उन्नत किस्में, उसकी विशेषताएं निम्न है। देखो, एक तो रोपाई के लिए यदि आप रोपाई के द्वारा जो विधि अपनाने जा रहे हो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं इसकी रत्ना, जया, BK79, कस्तूरी और बासमती 370, कावेरी, बासमती, माही, सुगंधा, चंबल आदि। और सीधी बुआई के लिए बाला, पूसा 221 और अन्य किस्में हैं पूसा 33, पूसा 44, गोविंद, साकेत 4, IR20, पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, पूसा सुगंध 5, ये अन्य किस्में हैं। और इसकी हाइब्रिड जो वेराइटीज़ है उसमें पंत शंकर धान 1, HRI
120, पूसा राइस हाइब्रिड 10, पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित। अब आपको ये भी याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि जेट आईसीआर या बीएचयू के जो अपन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए हमें बीच में पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली पूसा के द्वारा जो किस्म तैयार की गई चावल की हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो आपको याद रखना हाइब्रिड 10 या PRH10 के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूसा रिसर्च सेंटर से इसको तैयार किया गया है हाइब्रिड 10 को। फिर है बीज दर। धान की फसल के लिए बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है कि किस तरह से आप बुआई कर रहे हैं। यदि अपन सीधे खेत में बुआई करने पर बीज डाल रहे हैं तो 80 से 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं, और रोपाई विधि से अपन बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फिर अपन आगे लेते हैं बीजोपचार। सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है कि बीजों को बुआई से पहले कुछ ऐसे केमिकल्स या रासायनिक पदार्थों के द्वारा उनका उपचार किया जाता है, जिसको अपन बीजोपचार कहते हैं, ताकि उसमें अंकुरण अच्छी प्रतिशत मात्रा में हो सके और अपने किसान को आर्थिक नुकसान नहीं होवे। इसके लिए हमें बीजोपचार भी करना चाहिए। इसके अलावा फसल में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो थोते बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छे प्रकार से हिलाते हैं, तो जो हल्के बीज होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं, और पेंदे में बैठे हुए बीजों को साफ पानी से धोकर फिर सूखा करके धान में जीवाणु और अंगमारी से बचाव हेतु 25 ग्राम घुलनशील पाइप फफूंदीनाशी या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम और 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में घोलकर इन बीजों को 12 घंटे तक भिगो कर रखें, और बाद में अंकुरण क्षमता बढ़ाने और पौधे की बढ़वार तेज करने हेतु इसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे तक भिगोकर इस प्रकार बीजोपचार करने से बीजावरण पर लगी बीमारियों की रोकथाम होती है। तो फसल में जब फसल बड़ी हो जाती है और जब बीमारियों का प्रकोप होने लगता है उस समय उसमें बीमारियां कम होती है बीजोपचार करने से। इसलिए बीजोपचार के लिए जो अपने को ये जो रासायनिक पदार्थ दे रखे हैं अपने को उनसे बीजोपचार करना चाहिए। फिर बुआई का समय। धान की बुआई या रोपाई अपन करते हैं मानसून की वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए, यानी 15 जुलाई तक जैसे राजस्थान में बारिश हो जाती है तो उस समय इसकी बुआई और रोपाई कर देनी चाहिए। बुआई की जो विधियां हैं धान की बुआई की दोनों विधियां, एक तो खेत में सीधी बुआई करते हैं और एक पंक्तियों में बुआई करते हैं, और एक अपन रोपाई विधि के द्वारा करते हैं। तो पंक्तियों में बुआई करते समय हमें देखो देसी हल या सीड ड्रिल के द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बीजों की बुआई करनी चाहिए। और लह युक्त खेत में सीधी बुआई, यानी लह मृदा में 100 किलोग्राम अंकुरित बीजों को सीधे छिड़क कर खेत में बोया जाता है। और लह रहित नीची मृदाओं में सीधी बुआई, इस विधि में शुष्क बीजों को छिड़क कर फिर कतारों में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है, यानी जिसमें नमी और अच्छी मात्रा में होती है उसको अपन लह युक्त या बिल्कुल दलदली भूमि होती है उसमें अपन बीजों में 100 किलोग्राम अंकुरित बीजों को सीधे उसमें छिटक करके बो देते हैं। फिर रोपाई विधि के द्वारा हम जो फसल बोते हैं चावल की, इस विधि में लय युक्त मृदा में नर्सरी में पौध तैयार करके रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एक स्थान पर 2 या 3 पौधे रोपने चाहिए। ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर से रोपाई करना अच्छा रहता है। यानी आजकल जो आधुनिक तरीके से अपन यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उसमें आजकल ऐसे ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर आ गए हैं जो ट्रैक्टर के साथ उसमें नर्सरी से जो पौधे तैयार करते हैं अपन
उन पौधों को ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर में रख देते हैं और फिर उसके चलने के बाद में एक एक पौधे को उठाती जाती है मशीन और खेत में उसकी बुआई भी साथ में करती जाती है, उसकी रोपण रोपण का कार्य हो जाता है। अब अपन धान की फसल की जो नर्सरी तैयार करते हैं उसकी 3 विधियां हैं। इसमें पहली विधि है गीली क्यारी विधि। इसमें क्यारी को गीली करके जो अपन खेत नर्सरी तैयार करते हैं, यानी चावल की बीज के लिए, चावल की खेती के लिए, इस विधि में खेत में पानी भरकर पैडलर की सहायता से 2-3 जुताई की जाती है, जिससे मृदा लय युक्त यानी भुरभुरी हो जाती है। उसका मृदा का प्रत्येक कण बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिसमें मृदा कोश अच्छी तरह से खुल जाते हैं और उसमें मृदा की जल धारण क्षमता और मृदा कोशों में वायु की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में हो जाती है। 1-2 दिन बाद नर्सरी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्यारियाँ बनाई जाती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई के लिए यानी 8 इंटू 1.25 मीटर, तो इसमें आपको ये यानी 8 मीटर लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी आकार की 50 क्यारियों की आवश्यकता होती है, जिससे इसमें जो बीज अपन तैयार करते हैं, नर्सरी से पौधे तैयार करते हैं, वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं। उर्वरक प्रबंधन के लिए 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से देना चाहिए। इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं, जिसके लिए बीजों को साफ पानी में 24 घंटे तक भिगोते हैं और उसके बाद बीजों को निकाल कर फर्श पर सुखा करके अपन बोरी या कपड़े में ढक देते हैं, ताकि बीज गर्मी पकड़ जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। फिर अंकुरित बीजों को लय किए गए खेत की मिट्टी के ऊपर समान रूप से छिटक कर बोना चाहिए। 20 से 30 दिन पश्चात पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ये आपको याद रखना कि अपन जो क्यारी के द्वारा जो धान की फसल के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, उसमें पौधे बोने के योग्य कितने दिनों बाद हो जाते हैं, तो 20 से 30 दिन के पश्चात वो पौधे खेत में रोपाई के योग्य हो जाते हैं। फिर अपन लेते हैं आगे शुष्क क्यारी विधि। इसमें 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं और क्यारियाँ गीली क्यारी विधि के आकार की बनाई जाती है। 8 मीटर लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियों की ऊंचाई ज़मीन से ऊपर रखनी चाहिए, ताकि अनावश्यक पानी बहकर नालियों में बाहर नहीं निकले। क्यारियाँ बनाने के बाद बीज को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए और बरसात न होने के दौरान 1-2 दिन के अंतराल से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पौधे 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर चावल की खेती के लिए तीसरी विधि है डेपोक विधि। डेपोक विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, ये आपको याद रखना, ये फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और वहाँ के द्वारा अनुमोदित की गई है, जिसको अपन डेपोक विधि के नाम से जानते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर के लिए पौधे तैयार करने हेतु 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर या केले के पत्तों के ऊपर या जूट के बोरों अथवा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उनमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं, और इस विधि से 11 से 13 दिनों में पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधों के तैयार होने के लिए किसी भी उर्वरक या खाद की आवश्यकता नहीं होती। पौधे तैयार होने के बाद छोटे छोटे पौधों को सावधानीपूर्वक अलग अलग कर लिया जाता है। तो इसको अपन डेपोक विधि द्वारा नर्सरी तैयार करना कहते हैं। अब नर्सरी में पौध संरक्षण। नर्सरी में जो अपन पौधे तैयार करते हैं उनके लिए हमें खाद, उर्वरक, सिंचाई और अन्य अंतराशिष्ट क्रियाएँ क्या क्या करनी चाहिए उसके बारे में अपन अब समझते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के लिए धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टर 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता
होती है। और धान की रोपाई 7 से 10 दिन बाद खेत में उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो नील हरित शैवाल कहलाती है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। वैसे अपन धान में जो नाइट्रोजन देते हैं 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। तो जब अपन शैवाल दे देते तो उसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की आवश्यकता कम होगी। जस्ते की कमी से फसल में खैरा नामक रोग हो जाता है, तो जस्ते की पूर्ति के लिए उसमें 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अच्छी उपज के लिए रोपाई से 3 से 4 सप्ताह पूर्व 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में तैयारी करते समय मिट्टी में मिला करके यानी उसकी अच्छी जुताई वगैरह करके उसमें मिट्टी में मिला देनी चाहिए। सिंचाई के लिए कुल जल आवश्यकता का करीब 40% पौधे के स्थापित होने से कल्ले फूटने की क्रिया समाप्त होने तक और 50% बाली निकलने से लेकर दानू बढ़ने की क्रिया समाप्त होने तक और 10% फसल के पककर तैयार होने में लगता है। इन्हें फसल पकने से 2 सप्ताह पहले खेत में भरे हुए पानी को निकाल देना चाहिए। यानी जब उसकी क्रांतिक अवस्था होती है, कल्ले फूटते समय, बाली निकलते समय और बालियों में दाने बनते समय और दाने जब दूधिया हो जाते हैं उस समय इस धान की फसल में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। यह इसकी क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है और इसमें उस समय बहुत अच्छी तरह से हमें सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए और पकने से 2 सप्ताह पहले खेत में पानी नहीं रहना चाहिए ताकि उस धान के अंदर जो फसल तैयार हो रही है उसके बीजों की गुणवत्ता अच्छी तैयार अपन कर सकते हैं। अब अंतरा कृषि क्रियाएं हैं। इसमें इंटरक्रॉपिंग में हम घास कुल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुवाई या रोपाई के 2-3 दिन के अंतराल में प्रिटिलाग फ्लोर 1250 मिली का प्रति हेक्टर 20 पाइरिक्वेट सोडियम 80 मिलीलीटर या फिनॉक्सो प्रोकोपी इथाइल 500 मिलीलीटर और 25 से 35 दिन के अंदर प्रति हेक्टर का छिड़काव करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमें 2-3 दिन के अंतर पर पायरोजोस सल्फ्यूरान 200 ग्राम या 20 से 25 दिन के अंतर पर क्लोरीम्यूरॉन इथाइल मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 ग्राम या फिर 2,4-D 1000 मिलीलीटर 25 से 35 दिन के अंदर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये तो हो गया इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। फिर अपन लेते हैं पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में कीटों की रोकथाम के लिए धान में एक कीट उत्पन्न होता है जिसको अपन तना छेदक या फुदका के नाम से जानते हैं। अब तना छेदक ये धान की फसल का एक मुख्य कीट होता है और फुदका इसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बोफ्यूरॉन 3% एक थिमेट आता है, इसका कण पाउडर होता है और 20 किलोग्राम या फिर फोरेट 10% ये भी पाउडर के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। एक होती है गंदी बग और थ्रिप्स के लिए एंडोसल्फान 35 cc 500 मिलीलीटर को 600 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 30 से 35 दिन बाद 2-3 सप्ताह के अंतर पर आवश्यकता अनुसार 2-3 बार हमें छिड़काव करना चाहिए। बीमारियों की रोकथाम यानी धान की फसल के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि एक होती है इसमें अंगमारी रोग। अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये वायरल डिजीज होती है, इसके रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर दवा का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। एक होता है ब्लास्ट एवं पत्ती धब्बा का प्रकोप। तो इस रोग के अंदर क्या पत्तियों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और वो पीली पड़ने लग जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए 1 से
1.25 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम से लेकर के 1250 किलोग्राम मतलब ग्राम बैंकोजेब या 500 मिलीलीटर कार्टेजिन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव 15 दिन बाद करना चाहिए। ये तो हो गई इसकी बीमारियों की रोकथाम। तो हमें अंतराशिष्य क्रियाओं में सबसे पहले बुआई के बाद में सिंचाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्रांतिक अवस्थाओं में फसल के अंदर कभी भी पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर होता है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले अपन ने बीजोपचार भी किया, और इसके अलावा हमने जो विभिन्न चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करते हैं और फसल के साथ जो उगने वाले खरपतवार उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो इन सारे जो केमिकल्स जो आपको बताए वो पूरी तरह से आपको याद रखने हैं। फिर जो बीमारियां होती है जैसे जीवाणु अंगमारी, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, इसमें पौधा गल करके सड़ने लगता है और वो फिर ज़्यादा आगे से आगे फैलता जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी अपन को 25 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और एक होता है ब्लास्ट, यानी जुलसा की तरह ये पत्तियों के ऊपर पीले पीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं और पत्तियां सूखने लग जाती है। इसके लिए मैंकोजेब या कार्टेजिन का छिड़काव करना चाहिए। यह 15 दिन के अंतराल पर हमें उस फसल में 2 बार छिड़काव करना होता है। अब फसल की हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग जो अपन करते हैं, कटाई और मढ़ाई, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब दाने सख्त हो जाते हैं यानी कठोर हो जाते हैं तो धान की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई ठीक प्रकार से करने के लिए खेत में 10-15 दिन पूर्व पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। फसल की मढ़ाई डंडों की सहायता से या शक्ति चालित मढ़ाई यंत्र जिसको अपन थ्रेशर कहते हैं, उससे भी अपन इसकी थ्रेशिंग के द्वारा धान के दानों को अलग कर लेते हैं। दानों में 14% नमी रहने तक सुखाना चाहिए। धान की कुटाई करने पर चावल व छिलके का अनुपात 2:1 मिलता है, यानी 2 भाग चावल के होंगे और 1 भाग छिलकों का होगा। अब धान की फसल में जो पैदावार अपन लेते हैं उसमें उन्नत किस्में जो अपन बोते हैं उसमें 35 से 45 किलोमीटर 35 से 45 क्विंटल धान असिंचित क्षेत्र में और 50 से 60 क्विंटल उपज सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। सामान्यतः उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये हो गई हमारी चावल की फसल। चावल की चावल की खेती जो उगाई जाती है, चावल उगाने के लिए जो उपयुक्त सीजन होती है वो अप्रैल मई में जैसे, या फिर जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में। तो उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो भी अलग अलग हुआ। अप्रैल मई में जो बोई जाने वाली फसल है उसको सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग कर दी जाती है, यानी उसकी कटाई कर ली जाती है। और जून जुलाई में जैसे अमान में जैसे बोई जाती है तो उसकी नवंबर दिसंबर में उसकी कटाई की जाती है। इसी तरह से नवंबर दिसंबर में यदि बुआई की जा रही है तो उसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। भारत में वैसे जो इसकी खेती या इसकी बुआई जो की जाती है वो 15 जुलाई के आसपास इसकी बुआई कर दी जाती है, यानी प्रथम बार जब मानसून की बारिश होती है उसी समय इसकी बुआई कर दी जाती है। और इसकी जो कटाई मढ़ाई का जो कार्य किया जाता है वो मार्च अप्रैल के समय में कर दिया जाता है। और इसमें जो बीज दर अपन काम में लेते हैं बोने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग में का मतलब छिड़क करके जो अपन बीज बोते हैं उसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सीड ड्रिल से या ऑटोमेटिक पैडलर से जो अपन पौधों को बुआई करके बोते हैं तो उसमें 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, और हाइब्रिड किस्म के जो बीज होते हैं वो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपन बीज इसमें बुआई के लिए काम में लेते हैं। फिर है डेपोक विधि से अपन यदि बुआई कर रहे हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम
प्रति वर्ग मीटर की दर से अपन बीजों का उपयोग करते हैं। और SRI सिस्टम में 5 से 6 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर की दर से, और जर्मिनेशन टाइप में हाइपोकील, जिसमें पौधों की सीधी बुआई की जाती है और उसमें बीजों की मात्रा कम आवश्यक होती है। पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी हम रखते हैं, उसमें पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। ट्रांसप्लांटिंग यदि पौधरोपण अपन करते हैं नर्सरी से पौधों को, तो उसमें बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। और संकर किस्म के जो चावल की खेती अपन करते हैं उसमें 20 से 15 सेंटीमीटर, और SRI मेथड से जो अपन बुआई करते हैं उसमें 25 इंटू 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। रबी की फसल में जो अपन ये जैसे ट्रांसप्लांटिंग करना होता है, नर्सरी से जो अपन पौधे उगा करके वापस उनका रोपण करते हैं, उसमें खरीफ की सीजन में जो नर्सरी से पौधे तैयार होते हैं 20 से 25 दिन के अंदर वो बुआई के योग्य या रोपण के योग्य हो जाते हैं। और रबी में उसमें 30 से 35 दिन लगते हैं। और SRI मेथड में 10 से 12 दिन, और डेपोक विधि में 11 से 14 दिन के बाद, और जो शुष्क क्षेत्र है उनमें 30 से 35 दिन पश्चात नर्सरी के पौधे बुआई के योग्य हो जाते हैं। जैसे ब्लास्ट ऑफ राइस, तो उसके लिए अपन पेरिकुलेरिया ओरेजा, ये इसका पैथोजन होता है। और इसी तरह से ब्राउन स्पॉट के लिए हेलमिंथोस्पिरियम ओरेजा, और श्वेत ब्लास्ट होता है जिसके लिए रिजोकोटोनिया सोलानी, और फॉल्स स्मट होती है जिसके लिए एस्ट्रीलेगमिनोडिया विरेनस, और उद्बत्ता डिजीज होती है उसके लिए एपिथिलिस ओरेजा, फूट रोट और बैकनी डिजीज, इसके लिए पेसिरियम मोनिलीफॉर्म, और बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट ब्लाइट होती है इसके लिए जेंथोमोनास ओरेजा, या फिर इसके आगे अपन जो इस फसल में होने वाले मुख्य कीट हैं उनका नाम है ग्रीन लीफ होपर, ब्राउन प्लांट होपर, राइस गंदी बग, और वाइट फ्लैग्ड प्लांट होपर, और थ्रिप्स। इनका ये जूलॉजिकल नेम भी दे रखे हैं, ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से। और उत्पादन मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि 20 से 25% जब नमी होती है और दाने में 14% नमी होती है तब उसको अपन भंडारण कर सकते हैं। 20 से 25% जब उसमें नमी होती है तब उसको अपन थ्रेशर के द्वारा निकाल सकते हैं। भारत में जो इसका औसत उत्पादन होता है 3.62 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। पंजाब और दक्षिण राज्यों में 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर तक उत्पादन लिया जाता है हमारे किसानों के द्वारा। मैंने आपको आज जो चावल की फसल के बारे में आपको विस्तार से समझाया। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक में वो आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं। मैं इनका जब सीरियल क्रॉप्स जब पूरी हो जाएगी तब एक बार आपका यूनिट टेस्ट लूँगा। विशेष रूप से आपको क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित उनका एक दिन अपन टेस्ट लेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं दूंगा और आपको कंप्लीटली तैयारी करनी है। और आप, मेरी शुभकामना है कि बहुत अच्छे अंकों से इस बार आप परीक्षा से उत्तीर्ण होंगे। आपको शुभकामनाएं मेरी ओर से। धन्यवाद।